हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 1 2025 के खंड बा के प्रश्न नंबर 3 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए समय बहुत ही सीमित मात्रा में बचे हुए हैं, इसलिए कहना है कि समय को बर्बाद न कर यह बंदे, नहीं तो ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कैसा होता है, समचतुर्भुज होता है। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक हेडिंग बनाना है, दिया है। ठीक है, दिया है। आप पहले लिखोगे क्या, दिया है में क्या, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला क्या लिखोगे आप, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। समांतर चतुर्भुज ABCD है, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो वृत्त को कौन कौन से बिंदु पर, ये बिंदु P इसको मान लेते हैं, ये बिंदु इसको Q मान लेते हैं, और ये बिंदु R है, और ये बिंदु क्या है, S है। ये इन बिंदुओं पर क्या करता है, वृत्त को स्पर्श करता है। प्रतिच्छेद नहीं करता है, स्पर्श करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, तथा S पर स्पर्श करता है। ओके, यस पर क्या करता है, स्पर्श करता है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आप लिखोगे कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। या आपको प्रूव करना है, सॉरी, ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो है ही, ये समचतुर्भुज है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ है। अच्छा, ऐसा आप क्या कर दें कि ABCD क्या हो जाए, एक समचतुर्भुज है। अगर हम इस आपको ये चारों भुजाएं की लंबाई जो है बराबर दी है, यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाए, ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए, इसका मतलब है ABCD क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो अगला होगा, रचना तो इसमें है नहीं, उपपत्ति में लिखोगे आप। उपपत्ति में आपने फ्रेंड्स एक प्रमेय पढ़ रखा होगा कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु
से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। तो यहाँ आपको यहाँ 4 बिंदु दिख रहे होंगे बाह्य में। एक बार बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिसका नाम है AP और PQ AQ, और एक बार बी से खींची गई हैं BQ और QR, और एक बार बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं CR और CS, और एक बार बिंदु D से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिसका नाम है DP और DS। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाह्य बिंदु 4 बाह्य बिंदु हैं और इन चारों बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आइए हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिख देंगे कि AB बराबर क्या होगा? CD होगा, तथा क्या होगा? AD बराबर BC। ये आपस में बराबर होंगे। AD जो है वो BC के बराबर होगा और AB जो है वो CD के बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। इसलिए हमने लिख दिया कि AB जो है वो CD के बराबर होगा और AD जो है वो BC के बराबर होगा। ठीक है ना। अब आप लिखोगे कैसे कि बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, AP, स्पर्श रेखाएं कौन है? AP तथा क्या है? AQ खींची गई हैं, खींची गई है। अतः क्या हो जाएगा? अतः हो जाएगा कि AP जो है वो AQ के बराबर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना फ्रेंड्स। क्योंकि बाह्य बिंदु A से AP और AQ 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो इसलिए दोनों बराबर होंगी। ये किस थ्योरम से? एक थ्योरम होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है? समान होती है। फिर आप लिखोगे पुनः बाह्य बिंदु B से, बाह्य बिंदु कहाँ से? B से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन? अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये बाह्य बिंदु B से एक BQ है और एक BR है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? BR तथा कौन है? BQ खींची गई है, खींची गई है। ओके, यहां हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? BR बराबर ये क्या हो जाएगा? BQ, ये भी हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बात करें पुनः बिंदु C से, इसी प्रकार से बिंदु C की बात करें, पुनः बाह्य बिंदु C से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन? एक का नाम है CR और एक का नाम है CS। ठीक है, CR तथा CS खींची गई है। अतः
क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा अतः यहाँ से CR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CS के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या बना ले, 3। ठीक है, तो यहाँ से एक बार बिंदु बाह्य बिंदु A से AP और B की AQ स्पर्श रेखा खींची गई है, एक बार बाह्य बिंदु B से BR और क्या खींची गई, BQ खींची गई है, और एक बार बाह्य बिंदु से CR और CQ रेखा खींची गई है। इस तरह से ये 3 समीकरण बराबर हो गए। अब यहाँ से आपको एक समीकरण और बनाना है। पुनः आप ऐसे जैसे आपने लिखा है, पुनः आप लिख देंगे कि बाह्य बिंदु किससे, D से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, स्पर्श रेखाएं कौन कौन, D से बात करें तो यहां से DP और DS खींची गई है। अब अगर ये खींची गई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP बराबर DS। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 समीकरण बन गए। ठीक है, अब इन चारों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ लेना है। लेकिन कैसे, कि समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ये चारों समीकरणों को क्या कर लेना, हमें जोड़ लेना है। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 का, 2 का, 3 का और 4 के जितने भी बाएं पक्ष हैं उन सबको बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ लेना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ लेना है। तो बात करें समीकरण 1 का बायां पक्ष कौन है, AP है। समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो है BR है, और समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो क्या है, वो है CR। ठीक है, और समीकरण 4 का जो है वो है DP बराबर कितना हो जाएगा। अब आपको समीकरण 1 और 2, 3 और 4 के दाएं पक्ष को जोड़ना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AQ धन ये समीकरण 2 का, BQ धन समीकरण 3 का, CS और धन समीकरण जो 4 का है वो DS है। ये चारों को हमने जोड़ लिया, समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ लेंगे और राइट वाले को राइट के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, AP और DP को एक साथ कर लीजिए, AP प्लस ये DP, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से BR और CR को एक साथ। ठीक है, बराबर के उधर की बात करें तो यहां से AQ और BQ को एक साथ रहने देना है और प्लस CS और DS को भी एक साथ रहने देना है। कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलेंगे AP और DP की बात करें तो AP ये है और DP ये है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AP और DP जब मिलेगा साथ में तो क्या हो जाएगा, पूरा AD हो जाएगा धन। और यहां से बात करें BR और CR, तो BR और CR जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, BC हो जाएगा। बराबर उधर की बात करें AQ प्लस BQ, यानी AQ ये है और BQ ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आपको AB मिल जाएगा। तो AB बराबर क्या, AB हो जाएगा प्लस CS और ये DS है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से मिल गया। अब आपको शुरुआत में पता था कि जो BC है AD के बराबर क्या है, वो BC है ना, और AB के बराबर क्या है, CD है। तो हम इनके प्लेस पे रख सकते हैं, AD बराबर क्या है, BC है, और यहाँ भी BC ऑलरेडी रखा ही है, और AB के प्लेस पे क्या रखा आपने, CD है।
तो CD प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2BC बराबर हो जाएगा 2CD, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी BC बराबर क्या हो जाएगा CD। ओके, अब आप यहाँ देखें कि आपने प्रूव कर दिया कि BC जो है वो CD के बराबर है ना, BC जो है वो किसके बराबर है, वो CD के। तो अभी आपने लिखा था कि ये BC जो था वो किसके बराबर था, AD के बराबर था। BC जो है AD के बराबर था, ये BC जो है वो AD के बराबर है, और ये BC जो है ये हो गया, और ये CD के बराबर है ही, और यहाँ से AD जो है वो किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। अतः आप लिखोगे, अतः ABCD एक क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा लॉन्ग होगा। और फिर से एक बार समझ लिया आपने क्या करा है, बाह्य बिंदु A से एक बार स्पर्श रेखाएं खींचा AP और AQ, तो यहाँ से ये दोनों लंबाइयों के बराबर हो जाएगी, दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी। यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, और यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर होगी, और इस तरह से 4 समीकरण बनेगा। चारों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद ये मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो आपका चारों भुजाएं यहाँ से बराबर दिख जाएंगी। और जब अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है, ये है समचतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, आप व्हाट्सएप हो सकता है, या इंस्टा हो सकता है, किसी भी आप किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सिंपल सा है। अगर फिगर बात करें कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये कोई एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक कोई भवन है जिससे वो क्या है, वो कुछ दूरी पर खड़ा है भवन से। सपोज करते ये भवन है, ठीक है, ये भवन से क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कहता है कि जब ये लड़का जो है भवन की ओर, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। यानी अगर ये लड़का है तो लड़का जो है उसकी आंख क्या होगी, उसके यहाँ सिरे पर होगी, यहाँ उसके आंखों से इस शिखर के, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 30 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब ये लड़का यहाँ से चल करके यहाँ जाता है तब उसके आँखों से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है 60 अंश। वो कितना हो जाता है, वो तब 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 अंश। इतनी बात में फिर से एक बात समझ लीजिए। कहता है एक कितना है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये भवन के से इतनी दूरी पर खड़ा है। अब कह रहा है जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से, भाई लड़के की आंख तो यहाँ होगी, उसके ऊपर होगी, उसके सिर पे होगी, तो अब कह रहा उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी शुरुआत में कितना था, 30 था, लेकिन जब वो भवन की ओर इतनी दूरी गया, कितनी दूरी, इसको हम क्या मान लें, इसको हम x मान लेते हैं। जब इतनी दूरी ये गया तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, वो हो जाता है 60 अंश। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ज्ञात करना है ये यहाँ से चलकर जो गया है ये कितनी दूरी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, A, ये B कर लेते हैं। अच्छा एक बात और कह रहा था, भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है टोटल 30 मीटर,
यानी भवन की ऊंचाई हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे 30 मीटर। ये थी पूरे भवन की ऊंचाई, भवन यहाँ से यहाँ तक था। ये इसकी हाइट कितनी थी? 30 मीटर। अब बात करें इसका नेमिंग की बात करें तो ए यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ सी इसको लेट कर ले और यहाँ डी लेट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आप ये बताएं, अगर ये डिस्टेंस 1.5 है तो यानी ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी 1.5 होगी। कितनी होगी? ये भी 1.5 मीटर होगी। बस में अच्छा बताइए, अगर ये टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस होगी 30 में से 1 पॉइंट निकाल दीजिए 5 तो आएगा 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 28.5 आएगा। तो यहाँ से अब आपको दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज बड़ा बन गया। तो इस ये x है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? y लेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये y हो जाएगा और यहाँ से ये, अब यहाँ से नेमिंग हो गया। अब यहाँ से दो त्रिभुज बन गया। इन दोनों त्रिभुजों में हम बारी बारी से ये लगा देंगे। ये C है तो आप लिखोगे कैसे? समकोण त्रिभुज, यहाँ हल में, यहाँ हल डाल दीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा? अब आपको क्या करना है? ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब ध्यान रखना, जो आपको दिया है, जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है, उन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है? ये क्या है? tan थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, यानी लंब और आधार का रिलेशन है जो आपको फाइंड है और जो आपको फाइंड करना है। ये दोनों में लंब और आधार है। लंब और आधार आपको बताया गया है वो केवल और केवल होता है tan या cot में। तो tan बराबर क्या होता है? tan थीटा की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? ये लंब बटे आधार होता है। और थीटा की बात करें तो थीटा कितना बना यहाँ से फ्रेंड्स? वो 60 अंश है तो 60 रख दीजिए। और लंब कितना है? ये 60 अंश के सामने वाली भुजा यानी 28.5। और आधार की बात करें तो यहाँ से y, और यहाँ से जब ये निकल जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? आपको हमने इस 8वें चैप्टर में बता रखा है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। वहाँ आप नहीं, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप उसको पहले ज़रूर देखें। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू की बात करें होता है √3 और यहाँ से 28.5 का होल अपॉन y और यहाँ से इसकी y की वैल्यू निकालें तो 28.5 का होल अपॉन आएगा √3। ठीक है ना। अब ये तो हो गया, y की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या लेना है? ये ए बी डी, पुनः त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला, इसको आप ना देखें तो बड़ा वाले में बात करें, अगर इसको ना देखें तो थीटा आपका यहाँ बना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, आधार ये पूरी हो जाएगी, यानी हो जाएगा लंब और आधार tan में होता है। फिर लगा दीजिए tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। अच्छा, थीटा की बात करें तो यहाँ कितने अंश कोण बना है? 30 अंश का बना है और 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, यानी 28.5। और आधार की बात करें तो ये आधार पूरा हो गया, यानी ये x और ये y टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और इसकी वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 और यहाँ से 28.5 का होल अपॉन x प्लस वाई और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर ये 28.5 इंटू √3, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा। ओके, अब यहाँ से आपको पता है कि y का मान कितना है। यहाँ आप लिखोगे, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब लिखना है आपको समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है आपने निकाल रखा है? ये निकाल रखा है 28.5 का होल अपॉन √3 इज इक्वल टू, उधर कितना था? 28.5 √3।
अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 इंटू रूट थ्री माइनस 28.5 का होल अपान रूट थ्री, ये जाएगा। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा कि 28.5 और यहाँ रूट थ्री का रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और इनका यहाँ हो जाएगा 28.5 का होल अपान 3, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको गुणा कर लें तो कितना आएगा, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 में 1 जोड़ 25, 25 का 5 कैरी बची 2, 3 2 जा 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना, ये होगा का होल अपान रूट थ्री, ये घटा लीजिए, 0.5 में से 0.5 गया जाएगा तो 0.0 जाएगा, यहाँ 15 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा उधार लेंगे 15 जाएगा, से 8 निकालेंगे 17, 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ओके, ये आएगा। और ये रूट थ्री, और रूट थ्री की हम यहाँ से अगर हम रेशनलाइज करें तो रूट 57, ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री यहाँ से रेशनलाइज कर लीजिए तो 57 रूट थ्री, और यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लें तो कितना हो जाएगा 19 रूट थ्री, ठीक है। तो x, ये x की वैल्यू कितनी जाएगी 19 रूट थ्री, यानी जो है वो लड़का अगर 19 करड़ी में 3 मीटर आगे जाएगा तब उसकी आंखों से उसके भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा 60 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रश्न का सलूशन रहा, और ये जान लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आप जान लीजिए 100% पूछा ही जाएगा, कम से कम एक प्रश्न, 2 भी प्रश्न हो सकते हैं, और लेकिन आप जान लीजिए कम से कम एक प्रश्न 5 या 6 नंबरों में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको, आप उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर अच्छे से समझ आ गया फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, चलते फ्रेंड्स। प्रश्न खा का और विकल्प वाला जो प्रश्न था, अथवा करके प्रश्न था, वो है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम को बेच रहे थे। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या क्या थी, भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित थी। यानी आमों की संख्या दिया है 50 से 52, कितनी पेटी थी 15 पेटी थी। 53 से 55 आमों की संख्या वाली जो है वो कितनी पेटियां थी 110। 56 से लेके 58 आमों की संख्या वाले पेटी की संख्या कितनी थी 135। और 59 से 61 आमों की संख्या वाले पेटियों की संख्या जो थी वो कितनी है 115 है। और यहाँ दिया है 62 से लेके 64 आमों की संख्या वाले पेटियों की संख्या जो थी वो कितनी है, वो 25 है। कह रहा है एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताना है, ठीक है। तो ये आपको बंटन बांडी साड़ी दिया है, आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ इसका जो वर्ग अंतराल चल रहा है वो 50 से 52 है, और यहाँ 53 से 55 है। यानी एक यहाँ से आगे से बढ़ के दिया है, यहाँ 56 से 58 है, तो यहाँ 59 से 61, यहाँ 62 से 64। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपको ये दोनों, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट सेम ना हो तो आप क्या करना, जो डिफरेंस हो, यानी कितने का डिफरेंस है 52 है 53 एक का डिफरेंस है, तो एक का जो हाफ होगा 0.5 आप लोअर लिमिट में से घटा दोगे और अपर लिमिट में जोड़ दोगे। तो वही हमने किया है। अगर यहाँ बताइए 50 में से अगर आप 0.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा। देखिए हमने आमों की संख्या बना रखा है, हमने क्या किया है, लोअर लिमिट में से आपको 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना है। तो यहाँ अगर 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49 आएगा, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 आएगा। तो ये हो जाएगा। फिर हमने फिर अगले स्टेप में करा है, वो 53 था, 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 आएगा, और 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 55.5 आएगा।
फिर वहाँ क्या था, 56 था, 56 में से 0.5 घटा देंगे तो 55.5 आएगा, और 58 में 0.5 जोड़ देंगे तो 58.5 आएगा। फिर आगे क्या है फ्रेंड्स, 59 है, तो अगर 59 में से 0.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 58.5, वहाँ 61 था, 61 में अगर आप 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61.5। बात करें अगले की तो ये 62 है, अगर 62 में से आप 0.5 घटा दोगे तो 61.5 हो जाएगा, और यहाँ 64 है, 64 में अगर आप 0.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 64.5। तो यहाँ हमने क्या करना है, ये ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ करना है अब मध्यमान निकालना। क्या निकालना है, मध्यमान। ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये निकलेगा, मध्यमान को x कहते हैं, x1 i से ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, इन दोनों लिमिटों को, जो आपका वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल के दोनों लिमिटों यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर आधा कर दीजिए तो आपको मध्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ इसकी लोअर लिमिट कितना है, 49.5, और इसकी अपर लिमिट कितनी है, 52.5, और 52.5 और 49.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा, और 102 का आधा करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 51, ठीक है ना। 49.5 और 52.5 को 2 बार जोड़ेंगे, उनको 2 बार जोड़ के और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और अब क्या करना है, इनको भी जोड़ के ऐसे आधा कर लीजिए, इनको भी जोड़ के आधा कर लीजिए, इनको भी जोड़ के, मतलब सबको जोड़ के आधा करते जाएंगे तो आपको मध्यमान मिलेगा। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप, इतने कितने का डिफरेंस है, 49 3 52, 52 3 55, 55 3 58, 58 3 61, 61 3 64। तो हर बार वर्ग अंतराल जो है कितने का है, अंतराल कितने का है, 3 3 का है। तो आप एक मध्यमान निकाल लीजिए और उसी मध्यमान में 3 3 ऐड करते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, मध्यमान। तो 51 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57, 57 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, यानी मध्यमान मिल गया। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ के आधा करेंगे तो यही आएगा। ओके, चलते हैं, अगला क्या होगा। अगला यहाँ डेटा जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, ये थोड़ा एक्सपेंडेड है, तो आप f(x) का मतलब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं, उसको और सॉल्व करेंगे। d बराबर निकाल लीजिए, d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। अब x माइनस ए क्या होता है, इसी मध्यमान वाले किसी भी टर्म को a मान लीजिए, जो मिडिल में लगभग हो उसको आप क्या मान लीजिए, a। तो मिडिल में कौन है, a है, इसको a मान लेंगे। और यही आप जानते हैं, इस 57 को आपको सब में से घटाना है। तो 57 अगर 51 में से 57 निकालेंगे कितना आएगा, -6। 54 में से 57 निकालेंगे तो -3 आएगा। 57 में से 57 निकालेंगे तो 0 आएगा। 60 में से 57 निकालेंगे तो प्लस में 3 आएगा। और 63 में से भी 57 को निकालेंगे तो प्लस में 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह निकल गया d। तो अब यहाँ क्या करना है, अगला होगा एफ डी, मतलब एफ और डी का गुणा कर लीजिए। तो एफ कहाँ है, ये एफ है और ये डी है। तो 15 छक्का फ्रेंड्स कितना होगा, 90, और ये 110 दिएंगे 330 होगा, 110 दिएंगे 330, 135 में शून्य का गुणा करेंगे तो 100 पूरा शून्य जाएगा। और यहाँ से 115 दिएंगे 300 कितना आएगा, 45 आएगा, 345 आ गया। और 25 छक्का कितना होगा, 150। ठीक है, 25 छक्का कितना होगा, 150। तो हमने गुणा कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मतलब होता है कि एफ डी का योग। ठीक है, सिग्मा मतलब समेशन, और समेशन जो है उसके सम को रिप्रेजेंट करता है। किसके सम, यानी एफ डी को आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 420 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 495। कितना आएगा, 495। अब 495 को घटा लीजिए 420, तो 495 में से 420 को निकालेंगे तो आएगा 75 प्लस में, यानी 75 प्लस में आ गया सिग्मा एफ डी। और यहाँ से सिग्मा एफ की बात करें, बारंबारताओं की योग की बात करें तो 100, इसको जोड़ेंगे 5 10 15 20, 20 का शून्य हासिल बचा 2। इसके बाद 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 2, 10 का शून्य हासिल बचा 1। फिर 1 2 3
और 3 में एक और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 400 और सिग्मा एफ डी बराबर कितना हो गया 75। अब जब ये मान निकल गया तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। क्या? कल्पित माध्य विधि। इस विधि का प्रयोग हमने किया है। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी का होल अपान सिग्मा एफ। अब a का मतलब कितना है 57, a का मान आपने मान रखा ना 57, तो 57 रख दीजिए। और सिग्मा एफ डी का मतलब कितना आया है 75, और यहाँ बटे में सिग्मा एफ का मतलब कितना है 400। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए 75 धन ये 4 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 4 का पहाड़ा 7 में एक बार हो जाएगा, 4 1 के 4 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 4 8 32, 32 3 35, 3 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 30 में 7 बार जाएगा और 7 चौका 28, 2 30, 2 का मतलब 20, 4 पचे 20, और यहाँ बटे में अभी भी 100 बचा है और 100 बचा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 2 अंक पे दशमलव और बाएं तरफ खिसक जाएगा तो हो जाएगा 57 धन 0.1875। इसको जोड़ लीजिए तो होएगा 57.1875। तो ये इसके समांतर माध्य हो जाएगा 57.1875। फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका ये सॉल्व होता है और ये फ्रेंड्स जान लीजिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक प्रश्न भी 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो आप इस टाइप के प्रश्न जो है आप जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें क्योंकि ये 6 नंबरों के प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कंफर्म भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स फ्रेंड।